हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो साइंस है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। जो साइंस है उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर का मतलब है फसल कैसे उत्पादित की जाती है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, अर्थात फसल को किस प्रकार से देख रेख की जाती है, उसका उत्पादन कैसे होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन। ग्रीष्म काल में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन इन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपा, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। देखो, आप जानते हैं इन सब का उपयोग कैसे होता है। हम सभी जानते हैं, क्योंकि अपन अपने को पता है कि खुरपी से खेत की खरपतवार निकाली जाती है, दराती से काटा जाता है। ठीक है, ये इत्यादि होते हैं। अब बूझो कहता है कि मैं जानता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसे पता है तो इसने कह दिया। तो आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हमें पता है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। ये क्रिया आप लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ ली होगी। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? कौन सी क्रिया से संश्लेषित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ, अर्थात केवल पौधों के अलावा और कोई भी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। जैसे अपन मनुष्य हैं तो क्या अपने शरीर से भोजन बनाते हैं? क्या अपने शरीर को काट के खाते हैं? नहीं ना। अर्थात अपने को, और कोई भी जानवर होता है स्वयं को थोड़े खाता है, वह किसी और पर निर्भर होता है भोजन के लिए। वह किसी और जंतु पर और पौधे पर निर्भर होते हैं। तो जंतु के भोजन का स्रोत क्या है? तो देखो, जंतुओं के भोजन का स्रोत अर्थात अपन भी आते हैं, जीव जंतुओं में आते हैं, अपन भी सजीव हैं। तो देखो, अपने भोजन का स्रोत होता है, जैसे अपन कुछ लोग अपने में से मांस भी खाते हैं। मनुष्य में कुछ लोग मांस खाते हैं, अर्थात वे मांसाहारी हो गए। कुछ केवल पेड़ पौधे सब्जियां खाते हैं, तो अर्थात पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन खाते हैं, तो वो शाकाहारी हो गए। और कुछ मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं, अर्थात वे सर्वाहारी हो गए। मुख्यतः मनुष्य को सर्वाहारी में लिया जाता है। ठीक है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? देखो, अपन भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? अपन भोजन ग्रहण करते हैं ताकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो बनी रहे। अर्थात जैसे कि अपन कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज को देख लो, जैसे अगर गाड़ी चलाते हैं तो उससे पेट्रोल की आवश्यकता होती है ताकि वह चल सके, ऊर्जा पेट्रोल से ही मिलती है। वैसे अपने शरीर को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में, जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन में, संपादन में करते हैं? देखो, क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे? क्वेश्चन बनता है कि सजीव अपने भोजन से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखो, तो अपन जो सजीव होते हैं, जो हम लोग होते हैं, जो जीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं जिनमें प्राण होते हैं, वो अपनी जो ऊर्जा होती है, भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, उसका प्रयोग करते हैं जैविक प्रक्रियाओं में। जैविक प्रक्रिया में जैसे पाचन, जैसे अपने शरीर में भोजन जाता है तो उसका पाचन होता है। अपन श्वास लेते हैं, घटाते हैं, जिससे अपनी ऊर्जा जाती है, तो उसमें भी, श्वसन में भी। और उत्सर्जन, जैसे कोई किसी कार्य को संपादन कर, किसी कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना भोजन पौधों एवं जंतुओं से ही प्राप्त करते हैं। दो ही तरीके, या तो पौधों से प्राप्त करें या जंतुओं से प्राप्त करें। ठीक है, क्योंकि हम सभी का भोजन की आवश्यकता है। बूझो क्या कह रहा है? क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। बूझो का क्वेश्चन ये है कि भाई कैसे अपन भोजन उपलब्ध कराएं, ये बताइए हमें। तो ठीक है, तो पहेली कह रही है कि भोजन को बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। कि इतने लोगों को अगर भोजन उपलब्ध करवाना है तो भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन आवश्यक है। बिल्कुल सही है कि अगर मान लो अपन 2 बीघा में गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और अपने को 500 लोगों को खिलाना है तकरीबन 1 महीने तक, तो क्या 2 बीघा में इतना भोजन हो जाएगा? क्या इतना अनाज पैदा हो जाएगा कि अपन 500 लोगों को 1-2 महीने तक आराम से बैठा खिला सके? नहीं। तो इसीलिए जैसे 500 लोग हैं तो उनके लिए खेत का पैमाना भी बड़ा होना चाहिए। केवल 2 बीघा से नहीं, कम से कम 6-7 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। फिर उसके हिसाब से जो उत्पादन होगा, ठीक है, अर्थात बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। ठीक है, यही बात पहेली ने कही थी कि विशाल जनसंख्या, अपने भारत की 121 करोड़ जनसंख्या है। ये 2011 की है, 2021 में जनसंख्या होगी इसके हिसाब से और भी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए भोजन का नियमित उत्पादन, मान लीजिए कि 1 साल तो अपन ने पूरा उत्पादन कर लिया, लेकिन अगले 2 साल के लिए उत्पादित नहीं किया, तो फिर क्या वह अनाज खत्म नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, उचित प्रबंधन, अर्थात इसको
जो उत्पादन अपन ने किया है उसको व्यवस्थित तरीके से रखना, बांटना, उचित तरीके से बांटना, जैसे हर एक व्यक्ति को पूर्णतः बराबर मिल सके। ये नहीं कि एक को 10 किलो मिल गया और एक को एक भी नहीं मिला, ठीक है। एवं वितरण, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। अब बात करते हैं अब कृषि पद्धतियों की, ठीक है। कृषि में कौन कौन सी पद्धतियाँ चलती हैं। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घूमता था। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी तो मनुष्य ऐसे ही घूमता था। ये तो है नहीं एक निश्चित निवास स्थान, जैसे अपन आवास बना के रह रहे हैं, तो मनुष्य उस समय आवास बना के नहीं रहता था, यूं ही घुमंतु प्रकृति का था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। अर्थात अब ये भोजन के लिए और रहने के लिए स्थान ढूंढने के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, एक जगह नहीं रुकते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। अर्थात उस समय इन्हें आग की खोज हुई नहीं थी तो इन्हें पकाना नहीं आता था, तो जो मिल जाता था कच्चे फल सब्जियां जो भी मिल जाता थे उन्हें खाते थे। और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना पड़ा। अब जो ही एक पर्टिकुलर एरिया में रहते थे वहीं घूमते थे तो वहाँ के कच्चे फल सब्जियां खत्म होने लगे, तो इन्होंने अपने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। आप जानते हो एक कहावत है कि पेट कुछ भी करवाता है, तो भूख के मारे इन्होंने जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में खेती कर चावल गेहूं अन्य खाद्य फसलों का उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। अब ज्यों ज्यों मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ तो उसे खेती करने का प्रचलन, उसने खेती करना प्रारंभ किया, चावल गेहूं इनकी खेती की और इनका उत्पादन किया। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। देखो फसल किसे कहते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया ना अपना, फसल किसे कहते हैं, ठीक है। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, ठीक है। अर्थात गेहूं की फसल किसे कहेंगे, खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एक दो चार पौधे अगर जोके हो गए तो इसका मतलब वो जोकी के वो गेहूं की फसल नहीं गई, वो फसल गेहूं की है, एक दो पौधों से नहीं है, मतलब बड़े पैमाने पर अर्थात अधिक मात्रा में जिस फसल के होते हैं जैसे गेहूं होते हैं। अर्थात पूरा खेत गेहूं है, एक दो जो के पौधों से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। अपन जानते हैं फसलें कई प्रकार की होती है, जैसे धान की खेती होती है, चावल की खेती जिसे धान की खेती कहते हैं, गेहूं की खेती, जौ की खेती, चना, सोयाबीन, सरसों, बहुत सी फसलें अपन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अन्न में कौन कौन से आ गए, चावल, गेहूं, जो सब्जियों में जैसे टमाटर, मिर्च, और फलों में जैसे आम, केला वगैरह जितने भी फल होते हैं इन कई प्रकार के होते हैं। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं इसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। देखो फिर से एक क्वेश्चन बन रहा है कि फसलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, क्या कि फसलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। देखो सीधा सीधा है, जिस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं इसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं मौसम के हिसाब से। अर्थात फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, मौसम के हिसाब से। जैसे सर्दी की फसलें, वर्षा ऋतु की फसलें, गर्मी की फसलें, ऐसे फसलों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। देखो भारत एक बहुत बड़ा देश है, आप जानते हो भारत का दुनिया में 7वां स्थान है। यहाँ ताप अर्थात तापमान के हिसाब से देखें तो अपन माउंट एवरेस्ट चले जाएं, उधर हिमालय की तरफ चले जाएं, जो भी है जिधर भी अपन पहाड़ों पर्वतों पे जाते हैं तो पूर्णतः ठंड होती है। जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमालय है वहाँ पे, तो वहाँ पूर्णतः ठंड होती है, ठीक है। वहाँ तो तापमान बहुत कम होता है। और वैसे ही अपन जैसलमेर में चले जाए, जैसलमेर के रेगिस्तान में, तो वहाँ दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है अर्थात बहुत गर्मी होती है, और रात में तापमान कम होता है अर्थात सर्दी होती है, ठीक है। अर्थात अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। आर्द्रता देखें तो जैसे गंगा यमुना का क्षेत्र है, जैसे नदियाँ होती है, जो उनके आसपास के वो होते हैं, उनके आसपास के जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, खेत होते हैं, उनमें आर्द्रता पूर्णतः होती है अर्थात उनमें पूर्णतः नमी होती है, उन खेतों में नमी की कमी नहीं होती है। और जैसे यहाँ चले जाएं जैसलमेर में तो यहाँ पर आर्द्रता नहीं होती है, यहाँ सूखा होता है। और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ, जैसे वर्षा जैसे जैसलमेर में कम होती है, अपनी ज़्यादा होती है, और कहीं जाएँ तो वहाँ और भी ज़्यादा होती है।
ठीक है। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में विभाजित अर्थात बांटा जा सकता है। भाई अलग अलग टाइम पे अलग अलग फसलें उगाई जाती है, अलग अलग जगह अलग अलग फसलें उगाई जाती है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपन फसलों को दो भागों में बांट सकते हैं, मुख्यतः मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। वैसे फसलें तीन प्रकार की होती है, वो तीसरी प्रकार भी मैं बताऊंगा। मोटे तौर पर पहली फसल होती है खरीफ की फसल। देखो खरीफ की फसल क्या होती है, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, अर्थात वर्षा ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। अब देखो भारत में जो वर्षा ऋतु होती है उसका जो मुख्यतः समय होता है, सामान्यतः जो समय होता है वो होता है जून से सितंबर तक। आप सब जानते हो कि जब अपनी स्कूलें प्रारंभ होती है तो जून माह होता है, तो उससे पहले बारिश प्रारंभ हो जाती है, कभी कभी लेट भी चली जाती है, लेकिन नॉर्मली जून से सितंबर तक चलती है। ठीक है, तो इस समय अर्थात अपने से जो क्वेश्चन पूछेगा वो कहेगा कि खरीफ की फसल कौन से मौसम में उगाई जाती है, तो ऑप्शन दे देगा वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु। ठीक है, तो अपने कौन सा लगाना है, वर्षा ऋतु। वो ये भी पूछ सकता है कि खरीफ की फसल का समय क्या है, तो जून से सितंबर। ठीक है, अब पूछेगा, और एक और क्वेश्चन बनता है इसमें से कि खरीफ की फसलों में कौन कौन सी, खरीफ की फसलों के अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। सबसे पहले आती है धान। धान आप जानते हो, चावल की खेती को धान की खेती कहते हैं। दूसरा आता है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, बाजरा, ये सभी खरीफ की फसलों में आते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हो अपने यहाँ मुख्यतः बाजरा, तिल भी किया जाता है। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, खरीफ की फसलों में आते हैं। अब बात आती है रबी की फसल की। रबी की फसल होती है शीत ऋतु में, अर्थात सर्दी में की जाने वाली फसलें क्या कहलाएगी, रबी की फसलें कहलाएगी। और रबी की फसलें जो होती है वो अक्टूबर से मार्च तक, अर्थात सर्दी अपने को पता है जब दिवाली आती है तो उस समय लगभग सर्दी पड़ना प्रारंभ हो जाती है, तो वो माह होता है अक्टूबर। अक्टूबर से मार्च तक सर्दी चलती है। अर्थात दो क्वेश्चन होंगे, कौन सी ऋतु, शीत ऋतु में, और अगर अंग्रेजी हिसाब से माह पूछे तो कौन कौन से, अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। रबी फसलों के अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, जो ये सभी आते हैं। ठीक है भाई, आप सभी को पता है सर्दियों में ही उगाए जाते हैं गेहूं, ग्रीष्म ऋतु में तो उगाए नहीं जाते। ठीक है, इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं, अर्थात जो गर्मी में उगाई जाती है फसलें उन्हें क्या कहते हैं, जायद की फसलें। जैसे कई बार गर्मियों में खेती कर लेते हैं अपन किसी भी सब्जी की, तो वह कौन सी कहलाती है, जायद की फसलें कहलाती है। अब बात करते हैं आधारित फसल पद्धति। देखो अपनी फसल पद्धति किस पर आधारित है। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता। बूझो का क्वेश्चन क्या है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। देखो धान को आवश्यकता होती है, बहुत पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। क्यों, क्योंकि शीत ऋतु में अपन इतनी ज़्यादा पानी की आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो धान की खेती और चावल की खेती होती है उसमें जो पौध लगाई जाती है तो वह भी किस में लगाई जाती है, भरे हुए पानी में लगाई जाती है। ठीक है, तो यह जो पानी की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति केवल वर्षा ऋतु में हो सकती है, इसलिए धान की खेती को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, अर्थात अगर किसान जब फसल उगाता है तो उससे पहले बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। वो एक सामयिक अवधि का मतलब है कि फिक्स टाइम, अर्थात इस जैसे अपन अभी बाजरे की खेती है तो इससे पहले जो किसान होता है वो जून के प्रारंभ महीने में, जून के स्टार्टिंग में वह खेत में जुताई, खाद डालना और इसकी जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं वैसे क्रियाकलाप पूर्ण कर लेता है। वहीं इसकी सामयिक अवधि है। क्यों, क्योंकि अगर बारिश प्रारंभ होने लग गई तो फिर बाद में खेत में ये सभी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप इस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। देखो जैसे अपन कोई पौधा लेके आए हैं तो उसके लिए अपन सबसे पहले खेत की खुदाई करेंगे, जिस स्थान पर अपने को पौधा लगाना है उस स्थान की खुदाई करेंगे, जो कि खेत में बुआई के बराबर होता है। ठीक है, जुताई जिसे कहते हैं। फिर अपन उसमें खाद डालते हैं, जैसे खेतों में खाद डाला जाता है उसी प्रकार से अपन उसमें खाद डालते हैं। फिर उसमें पौधा लगाते हैं, पानी देते हैं, उसकी निराई गुड़ाई करते हैं, अर्थात जब उसमें जो घास फूस उग जाता है उसको, खरपतवार उग जाता है उसको हटाते हैं। ये सभी क्रियाकलाप भी किसान करता है। ये क्रियाकलाप अथवा
कृषि अथवा कार्य कृषि पद्धतियां हैं जो आगे दिए गए हैं। अर्थात इन क्रियाकलापों को अपन क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियां जो आगे दी गई है। देखो कृषि पद्धतियां कौन कौन सी दी गई है। सबसे पहले कह रहा है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले किसान अपनी खेत में बुआई करने से पहले मिट्टी को तैयार करता है, अर्थात उसमें अगर कोई उगे हुए पौधे होते हैं, छोटे मोटे पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें काटता है, जिसे अपन देसी भाषा में सूड़ कहते हैं। इन सभी को मिट्टी तैयार करता है, इन सभी को हटा के फिर उसमें बुआई करवाता है, फिर खाद और उर्वरक डालता है, फिर सिंचाई होती है, फिर उसमें खरपतवार से सुरक्षा होती है, फिर कटाई और भंडारण। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में आता है फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। अर्थात किसान अगर फसल उगाएगा तो उससे पहले मिट्टी को तैयार करेगा, और मिट्टी को तैयार करने के लिए मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अर्थात मिट्टी को पोला नहीं बनाएंगे तो अपना जो फसल उगाएंगे उसकी जड़ें मिट्टी में अंदर तक नहीं जा पाएगी, जिससे कि उसका श्वसन क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे ऐसे मान लेते हैं कि अपन एक खेत है, जैसे क्रिकेट का मैदान होता है, उस मैदान में रोड रोलर घुमाया जाता है ताकि बॉल अच्छे से चल सके। तो क्या जिस क्षेत्र में रोड रोलर चलाया जाता है, क्या उस क्षेत्र में फसल उगाई जा सकती? नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि उसमें जड़ें अपना विकास नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसको पोला करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। अर्थात अगर मिट्टी कड़क है तो उसमें जड़ें अपना श्वसन पूर्ण नहीं कर पाएगी, और अगर मिट्टी पोली है तो इसमें जड़ें आसानी से भूमि में गहराई तक जा सकेगी और गहराई में भी आसानी सरलता से श्वसन कर सकेगी। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। देखो हमने अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। देखो पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक करती है। देखो जो पोली मिट्टी होती है वो जो मिट्टी में रहते हैं केंचुए और सूक्ष्म जीव, जैसे अपन खाद होता है उसमें केंचुए उत्पन्न हो जाते हैं, जो केंचुए उस खाद को कुतर कर बिल्कुल बारीक बारीक कर देते हैं, जिससे वह वर्मिंग कंपोस्ट बन जाता है, जिससे कि अपनी पैदावार में वह बहुत ज़्यादा फायदा करता है। ठीक है, तो जब पोली मिट्टी होती है तो उसमें केंचुए और सूक्ष्म जीवों में वृद्धि हो जाती है, जिससे जो ये केंचुए होते हैं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, किसानों के मित्र होते हैं। अर्थात यह मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें किसानों का मित्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। जो ये होते हैं केंचुआ और सूक्ष्म जीव, वह मिट्टी को और पोला बनाने में काम करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। जो ह्यूमस होता है उसकी वजह से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ती है और ये ह्यूमस बनाने का कार्य करते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। देखो अगला क्वेश्चन फिर पूछ लिया कि मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। आप सभी को पता होगा कि मिट्टी में क्या क्या पाए जाते हैं, कि मिट्टी में देखो क्या क्या पाए जाते हैं, खनिज भी पाए जाते हैं, जल भी होता है, वायु की भी मात्रा होती है और कुछ सजीव भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। जैसे कि कोई जंतु मर गया, जीव जंतु मर गया, कोई भी जानवर मर गया, वह अगर धरातल पर पड़ा है तो धरातल में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म कण हैं वह उसे अपघटित करेंगे और वह अपने आप मिट्टी में सड़कर मिट्टी में मिल जाता है। जैसे ही कोई पौधा है तो वह भी उसमें सड़ता है, तो इनमें जो भी पाए जाते हैं, जैसे ये जो जैसे कोई जानवर मरा है तो उसकी हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है वह सूक्ष्म जीवों द्वारा जब शरीर को अपघटित किया जाएगा तो इसमें पाए जाने वाले हर एक चीज़ को, जैसे अपने शरीर में पाए जाने वाला कैल्शियम है और भी बहुत सी चीज़ें होती है, उन सभी को, आयरन है, इन सभी को जो अपघटित करते हैं तो ये जो बचते हैं जो भी पोषक तत्व होते हैं वह मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो पाए जाने वाले जीवों को अपघटित होते हैं, अपघटित अर्थात गला देते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। अर्थात जो मृत जीव होते हैं उनमें जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, जो भी पाया जाता है वह सभी मिट्टी में मिल जाता
है। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब जो जैसे एक स्थान पर्टिकुलर पर जानवर मरा, उसके जो कैल्शियम वगैरह थे वो उस मिट्टी में मिल गए, बरसात बारिश के साथ वो उस मिट्टी में मिल गए, वहाँ अपन ने फसल कर दी, तो जो फसल होगी वह अपनी जड़ों के माध्यम से उस पोली मिट्टी में से, अगर मिट्टी पोली होगी तो उसमें से उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेगी, जिससे कि पौधे के विकास बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि ऊपरी परत के लिए के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। जैसे कि अपन खुदाई करते हैं तो ऊपर की जो परत होती है वह तो पूर्णतः ब्लैक दिखाई देती है, क्योंकि उसमें खाद और उर्वरकों की मात्रा खूब होती है। और जो यूं नीचे खोदते जाते हैं तो उसमें मिट्टी का कलर चेंज होता जाता है। अर्थात ऊपर के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। इससे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। अर्थात जो पोषक पदार्थ नीचे चले जाते हैं, उलटने पलटने से क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। और जो पौधे होते हैं वो उन पोषक पदार्थों का उपयोग करते हैं, अवशोषण क्रिया के द्वारा उन्हें अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर फसल उगानी है तो यह बिना मिट्टी को उल्टे पुल्टे पोला किए नहीं हो सकती है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। देखो, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। क्वेश्चन हो गया ना, जुताई किसे कहते हैं, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कह जाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। देखो, जुताई कैसे की जाती है, हल चलाकर। देखो, हल का तरीका कैसा होता है। पहले जब प्राचीन काल में हल चलाया जाता था तो बैलों के माध्यम से चलाया जाता था, बैलों से हल जोता जाता था और फिर हल चलाया जाता था। आजकल ट्रैक्टर की सहायता से अपन हल चलाकर जुताई करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। जानते हो आप सभी की जब बैलों से हल खींचे जाते थे वो लकड़ी के बने होते थे, जिनमें लोहे का फाल लगा होता था। और आजकल ट्रैक्टर से जो अपन हल चलाते हैं वो हल लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी हो तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जैसे गेहूं की कटाई के बाद जब अपन खेत में वो करते हैं, बुआई करते हैं, जुताई करते हैं पहली बार, तो उससे पहले अगर मिट्टी सूखी हो जाती है, पूर्णतः सूखी हो जाती है, तो हल नहीं चल पाते, इसलिए उसमें पहले पानी देने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। जैसे काली मिट्टी देखी होगी, उसमें खेत को जोत देते हैं तो उसके बाद में उसमें मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, और इन ढेलों को पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। अर्थात अगर इन ढेलों को तोड़ते नहीं है तो ये अपने फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब पाटल क्या होते हैं, मेज जानते हो, जैसे खेत में बुआई करके उसे समतल करने के लिए मेज लिया जाती है, उसी प्रकार इन ढेलों को मिटाने के लिए भी मेज का प्रयोग किया जाता है, जिसे पाटल कहते हैं। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। अर्थात जैसे बुआई कर रहे हैं तो उसे खेत को समतल करेंगे। अगर समतल नहीं करते हैं तो जैसे अपन सिंचाई कर रहे हैं तो उसके लिए पानी अपन ने ऊंचे स्तर पर छोड़ा तो वह बहकर मिट्टी को अपने साथ कटा ले जाएगा, और खेत में जहाँ नीचा स्थान है, नीचे बिल्कुल दबा हुआ स्थान है, वहाँ जाकर वह एकत्रित हो जाएगा, जिससे कि अपने मिट्टी के एक स्थान से उर्वरकता हटकर दूसरे स्थान पर चली जाएगी, जो उस स्थान पर किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। यह कार्य भी मेज से ही किया जाता है, जिससे कि समस्त खेत बराबर समतल हो जाए। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, जिससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। आप सभी को पता होगा कि अपन जब जुताई करते हैं, पहली दूसरी जुताई करते हैं, तो उसके बाद अपन खाद डालते हैं और उसके बाद एक दो जुताई करते हैं, ताकि वह जो खाद होता है वह खेत में अच्छे से मिल जाता है। और फिर कह रहा है कि बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। जैसे बुआई सूखे खेत में नहीं हो सकती, जैसे अपने को बीज बोना है तो वह सूखे खेत में नहीं हो सकती। जैसे अभी गेहूं अपने बाजरे की खेती की तो उसके लिए पहले बारिश आने का इंतजार किया, तब बारिश से खेत गीले हुए, तभी जाकर अपन ने उसमें बुआई की। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।